अब ये आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी पीछे हमने टर्म्स पढ़ी हैं वो सारी टर्म्स इस क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे। अच्छा, ये आपके पास पेपर क्वेश्चन है। कहता क्या है इसके अंदर, देखो कहता है कि एबीसी क्लब है विच सेल्स द स्पोर्ट्स वेयर। यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन है, हमें नहीं चाहिए। फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू द शॉप ऑफ द ईयर, ये डेट से हमें मतलब है 29 फरवरी 2020, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री ये दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये दी हुई है और परचेजेस दी हुई है। अब मार्कअप दिया हुआ है कितना, 40% का। वो कहता है कि जी कैलकुलेट करके दें, कैलकुलेट द शॉप सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 29 फरवरी 2020। क्या कह रहा है कि मुझे कैलकुलेट करके दें टोटल सेल। क्या कैलकुलेट करें, टोटल सेल। टोटल सेल को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या फार्मूला मैंने बताया अभी आपको। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला मैंने कुछ बताया। मैंने कहा था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। मुझे ये बताओ अभी अभी कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही फार्मूला क्यों बना है, लॉजिक क्या है इसका। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड सेल है ना, तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री वो जो मेरे पास पहले पड़ी हुई है, उसी टाइम के अंदर मैंने कुछ नया खरीद लिया तो वो इसके अंदर क्या हो गया, जमा हो गया। जितना बिक गया, जो बाकी बचा वो उसमें से कर दिया माइनस कर दिया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यही था फॉर्मूला। क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर क्या प्लस करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर परचेजेस प्लस कर देंगे और माइनस क्या करनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो मैं इसको लिख सकता हूँ फिर इस तरह से कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू 900 प्लस कर दें इसके अंदर परचेजेस 7600 और माइनस कर दें इसके अंदर से 970 रुपीज़। कितना बना, 7530। तो इसका निकला, वो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई 7530 रुपीज़। अब वो कहते हैं कि मार्कअप है इसके ऊपर 40% का, यानी अभी जो मैंने जिस अमाउंट की मैंने सेल की है वो ये है और 40% का क्या है, मार्कअप। तो ये जो अमाउंट है, ये जो मेरी सेल अमाउंट है, कॉस्ट है ना ये तो मेरी, ठीक है, ये तो मेरी कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट का मैं क्या निकालूंगा, 40%। इस कॉस्ट का मैं निकालूंगा 40%। लिखें जरा कैलकुलेटर पे, 7530 मल्टीप्लाई बाय 40, मल्टीप्लाई बाय 40 नहीं करना था ना बेटे, 40% करना होता है। अगर यहाँ पे परसेंटेज का साइन ना मिले तो लिखना होता है 7530 डिवाइडेड बाय 100 ताकि 1% आ जाए। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको 40 के साथ, तो आपके पास आ गया 3012 रुपीज़। अब ये जो 3012 रुपीज़ आए हैं ये सम हो जाएंगे इसके अंदर से 3012, ये क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो ये जो अमाउंट आई है इसको मैं प्लस कर दूंगा 7530 के साथ। तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट जितने का सामान बिकेगा, यानी जितना मेरे पास टोटल मेरी सेल होएगी वो होएगी 10542। ठीक है, ये है मेरा, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब जब आप इसको पेपर पे करोगे तो आपके लिए ज़्यादा थोड़ा आसान होएगा। तो आपको ये बात समझ आई कि हमने करना क्या था इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे से पार्ट बी में क्या रिक्वायर्ड करता है। पार्ट बी में मुझसे कहता है, ये देखो ये 4 नंबर का सवाल था और कितना ही आसान सवाल था। और फॉर्मूला क्या था, बताओ फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या पीछे बिल्ड हुआ, लॉजिक बिल्ड ये हुआ कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो पिछले साल की थी वो हमने ली और परचेजेस को प्लस कर दिया दोनों, क्योंकि सेल तो वो भी होनी है, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कर दी जो लास्ट ईयर बनेगी। सर लॉजिक मुझे समझ आ गई है, मुझे याद रहेगा। ठीक है, आगे चले। ढांपते हैं, इसके अंदर को गंदा काम करने लगा यार, ढांपते हैं सर। अच्छा, ऑल द शॉप सेल्स परचेजेस फॉर द कैश, वो कह रहा है सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। ठीक है, हमें इन सारी चीज़ों से अभी मतलब नहीं है, हमें जिन चीज़ों से मतलब होगा वो ये देखना। वो कहता है कि ऑन 1 मार्च 29 द क्लब्स बैंक बैलेंस वाज ओवरड्रॉन बाय दिस वन। ये बात समझें, ये मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, ये आगे पूछूंगा मैं आपसे कि क्या हुआ है, ये क्यों लगाया मैंने। इन एडिशन द फॉलोइंग रिसिप्ट पेमेंट्स, रिसिप्ट्स बोले तो मनी रिसीव्ड, हाँ, इनकमिंग ऑफ मनी एंड पेमेंट्स go
आउटगोइंग ऑफ आउटगोइंग। आउटगोइंग्स, ठीक है। ठीक है, outgoing। अच्छा, और ये सारी चीज़ें उसने हमें, ये डाटा हमें उसने दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें देख ली आपने ध्यान से। चलो अभी मैं आगे चलता हूँ। आगे रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट ये है जी कि प्रिपेयर करें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ओके, फॉर द ईयर एंडेड दिस वन एंड बैलेंस द अकाउंट्स एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड द पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा कौन सा रिसिप्ट है कौन सी पेमेंट है। देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये क्या है, ये रिसिप्ट है। कंपटीशन फी रिसीव्ड, ये भी क्या है, रिसिप्ट है। पेमेंट्स ऑफ कंपटीशन प्राइस, ये क्या है, ये पेमेंट है। परचेजेस ऑफ फिटिंग, पेमेंट्स हैं। रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो पेमेंट है। वेजेस ऑफ शॉप असिस्टेंट, पेमेंट्स हैं। तो यहाँ से लेके तकरीबन ये दो मेरे पास रिसीविंग थी और ये मेरे पास दोनों क्या हो गई, पेमेंट्स हो गई। तो अगर मैं इन दोनों को सम करूँ तो मैं कहता हूँ कि 11,400 जमा कर दें इसको 915, तो मेरे पास अमाउंट बनी 12,315 रुपये की, क्योंकि ये मेरे पास दो ही है ना सिर्फ इनकमिंग्स, ठीक है। तो ये बना 12,315 रुपये। और अगर मैं यहाँ से जमा करूँ 390 जमा 4,000 जमा कर दूँ 54575 प्लस कर दूँ मैं इसके अंदर 2,000, तो मेरे पास अमाउंट बनी। अब हाँ अच्छा, अभी तो मैं जो अमाउंट लिख रहा हूँ वो तो लिख रहा हूँ 10965। ये मैंने माइनस का साइन डाला है क्योंकि जब हम इनकमिंग में से आउटगोइंग माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एक अमाउंट बच जाती है। तो मैं इधर आंसर लिखता हूँ, माइनस कर देता हूँ 12315, तो मेरे पास तकरीबन कोई 1350 अमाउंट बचेगी। तो मैं कहूँगा कि मेरा इनकमिंग बैलेंस जो था, मेरी रिसिप्ट जो है वो ज़्यादा है किससे, पेमेंट से नहीं, पेमेंट ज़्यादा है, रिसिप्ट ज़्यादा है। देखो ना, ये रिसिप्ट है, ये क्या है, पेमेंट्स है, ठीक है। तो ये मेरी ज़्यादा हो गई, तो मेरे पास जो पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है वो 13,500। मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि हम प्रॉपर्टी इसको किस तरह से करें, अभी समझाने के लिए थोड़ा सा रफ हो रहा है। अच्छा, अब ये जो जगह है, ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर आप यहाँ से चीज़ें लाओगे, इधर आप रिसिप्ट्स को डिटेल्स दे दोगे, यानी ये साइड जो है वो आपकी रिसिप्ट की साइड होगी, ये साइड आपकी पेमेंट की साइड होगी। क्या वजह है, रिसिप्ट की साइड ये ही क्यों होगी और पेमेंट की साइड ये क्यों होगी? रिसिप्ट इनकमिंग है ना, तो आपका डेबिट है और पेमेंट क्रेडिट है, तो वो इस साइड पर, वो क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक एक बात। दूसरी बात, आपने लाना है ब्रिंग डाउन बैलेंस। ब्रिंग डाउन बैलेंस कौन सा, बैलेंस बीडी कहाँ से आएगा? उसने कहा 1 मार्च 2020 और यहाँ पे ईयर एंड होता है 29 फरवरी 2020 पे। पीछे आ जाएंगे सवाल पे, तो ये देखो 1 मार्च 2019 जो है मेरा, यहाँ पे मेरे पास बैलेंस था, बैलेंस बीडी मेरा कितना है, 845 रुपये का। बैलेंस बीडी कितना है मेरा, 845 रुपये का। वो वहाँ चला जाएगा, ये जो 845 रुपये है। अब 845 यहाँ लिखेंगे, हाँ, यहाँ बीडी, ठीक है, बीडी 845 रुपये का, ठीक है। तो जो रिसिप्ट की अमाउंट्स हैं वो सारी यहाँ आ जाएंगी और जो पेमेंट्स की अमाउंट्स हैं वो सारी यहाँ आ जाएंगी। बदले में उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे और यहाँ पे टोटल करेंगे। अब टोटल करने के बाद अब आपका सवाल हो सकता है, सर टोटल करेंगे तो फ़र्क आ रहा था, तो वो जो फ़र्क आएगा वो है कैरेट डाउन बैलेंस। दिखाता हूँ अभी वो क्या है, कैरेट डाउन बैलेंस है, वो भी दिखाता हूँ। अब वो जो आपने लास्ट माइनस करके अमाउंट निकाली थी, तो वो कहाँ लिखेंगे? वो एंड पे वो कैरेट डाउन बैलेंस होगी ना, जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ का डिफरेंस है ना। तो हम लेजर वाला काम नहीं करेंगे? तो वही काम कर रहे हैं ना, नीचे जिसमें कम अमाउंट होगी उसमें हाँ एडजस्टमेंट करेंगे। बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। अच्छा, वही काम कर रहे हैं, जब भी तो दोनों साइडें बराबर होंगी। मैं दानिश आपको करवाता हूँ। नहीं, बैठा रहा। अच्छा, क्लब बैंक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि देखो ये बैंक स्टेटमेंट है मेरे पास, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट तो है, अब इसमें रिक्वायर्ड क्या कॉन्सेप्ट कौन सा है ये भी देख लीजिएगा। 29 फरवरी 2020 के है, पॉजिटिव बैलेंस यहाँ इतना शो हो रहा था, किसके अंदर, बैंक बैलेंस के अंदर। बैंक बैलेंस है ये, ठीक है। ये बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि ये बैंक के अंदर इतना बैलेंस शो हो रहा था। कंपेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक एंड ट्रेजर फाउंड, वो कहते हैं कि मैंने जब इसको कंपेयर किया ना अपनी कैश बुक के साथ, तो मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम फील हुआ है। अब क्या प्रॉब्लम फील हुआ है, वो कहते हैं कि कंपटीशन फीस जो थी $260 हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। बैंक ने भाई मेरी कंपटीशन फीस जो मैंने रिसीव की वो तो ऐड ही नहीं की, ठीक है।
चेक पेड फॉर $25 कंपटीशन हैज बिन चार्ज ट्वाइसली, और 2 दफ़ा चार्ज कर दिया बैंक ने, इधर उसने फीस ऐड नहीं की, इधर उसने 2 दफ़ा चार्ज कर दिया, ठीक है। फिर कहते हैं कि पेमेंट फॉर द फिटिंग 4,000 वर मेड ऑन दिस डेट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। तो उसने देखा कि जब मैंने कंपेयर किया अपनी कैश बुक को और बैंक स्टेटमेंट को तो मुझे ये प्रॉब्लम फील हुए, तो अब वो डिमांड करता है कि इसकी बैंक रिकॉन्सिलेशन करें। BRS। हाँ जी, इसकी क्या करें, बैंक रिकॉन्सिलेशन करें। बच्चे समझते हैं सर बहुत ही मुश्किल काम है, बैंक रिकॉन्सिलेशन कितना आसान काम है मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखना, ये जो बैंक रिकॉन्सिलेशन है अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, सिर्फ आप समझते जाएं इसको। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐड, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐड नोट नहीं रिकॉर्ड की ना, ऐड इनटू माय बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में ये ऐड करो, इसको भी वापस दो मुझे, जो तुमने 2 दफ़ा काट ली, इधर भी ऐड लिख दो, ठीक है। ये तुमने रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है, तो फिर ये भी रिकॉर्ड करो, इसको भी रिकॉर्ड करो। तो ये है टोटल की इसकी बैंक रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये क्या हमारे पास क्या आ गया। वो कहते हैं कि कैलकुलेट शॉप सेल, जो मैंने पहले बताया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पहले बता दिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या रहेगी जी मेरी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन आपने देख लिया था, 900 7400 ये 7,030 रुपये मेरे पास बन गए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मार्कअप के लिए मैंने बताया था आपको कि मार्कअप किस तरह लिखना है, ये जिस तरह लिखा है आपने पेपर पे इसी तरह लिखना है इसको, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मेटिंग इसीलिए दिखा रहा हूँ। देखो, अप्लाई मार्कअप 40% ऑन द कॉस्ट, और कॉस्ट कैसे निकली थी, कॉस्ट निकालने क्या फॉर्मूला था, इसके मार्कअप का, मार्कअप को छोड़ दो, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, हाँ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। गुड, शाबाश। ये मेरे पास निकल आई कॉस्ट। अब जो मार्कअप आएगा वो कॉस्ट के ऊपर आएगा, तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 40%। अगर कैलकुलेटर के ऊपर 40% का साइन नहीं मिला तो क्या करेंगे, कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड परसेंटेज, ठीक है। तो ये देखो, ये मार्कअप इतनी की कॉस्ट का था, ये सेल्स आ गई, ये मैंने किया तो मेरे पास शॉप की जो टोटल सेल थी वो इतनी निकल आई, एडेड बाय मार्कअप, क्योंकि टोटल तो मेरे पास 3530 रुपये निकली थी, 3012 रुपये इसके ऊपर मार्कअप, यानी मैंने प्रॉफिट कमाया। तो दोनों सम किया तो शॉप की टोटल सेल हुई 10,542 रुपये। इसी तरह ही करना है इसको, ठीक है। बस ये नहीं कहना सर आपने स्क्रीन पे किया हो, तो मैंने स्क्रीन पे ही पेपर की तरह किया हुआ। अच्छा जी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हाँ पढ़ लिया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो पूरा फीचर हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि 2 चीज़ें थी, एक सब्सक्रिप्शन फीस थी और एक कंपटीशन फीस थी, जिसको हमने कहा था ये मेरी रिसिप्ट है। तो ये मेरे रिसिप्ट की टोटल अमाउंट बनी थी 12,135 रुपये, अभी भी कैलकुलेटर पर नजर आ रही है, ठीक है। तो मैं पहले हेडिंग दूंगा रिसिप्ट अकाउंट, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे पेमेंट अकाउंट। हाँ जी, नहीं ये अलग से हेडिंग है, पहले पे कागज के ऊपर, ठीक है, पहले के अंदर रिसिप्ट अकाउंट, पहले रिसिप्ट अकाउंट लिखेंगे, ये मेरी रिसिप्ट है, और फिर नीचे हाँ, फिर उसी तरह से अगला ये देखो नेक्स्ट वाले में मैं कर दूंगा, ये मेरी पेमेंट्स है, ये मैं पेमेंट्स लिख दूंगा, ये मेरी पेमेंट है, ये मेरी पेमेंट है, ये पेमेंट है, टोटल पेमेंट्स मैं कर दूंगा, और एंड पे मैं चेक करूंगा मेरा सरप्लस है। अगर बैलेंस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव होगा तो क्रेडिट साइड पे। सरप्लस थोड़ा एक्सप्लेन, सरप्लस बोले तो ज्यादा, अच्छा ठीक है, जो चीज ज्यादा होगी प्रॉफिट में नहीं आएगा। हाँ, तो प्रॉफिट क्या दिया, अगर नेगेटिव होएगा तो लॉस होएगा, और अगर पॉजिटिव होएगा तो प्रॉफिट होएगा, इस तरह समझ लो इसको, ठीक है। अच्छा, आगे आगा ओपनिंग बैलेंस क्या रहता है। ओपनिंग बैलेंस जैसे मैंने आपको $845 मार्क करवाया था बार बार, वो आपका क्या था, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, हमें ओवरड्राफ्ट मिला, ओके। क्लोजिंग बैंक का बैलेंस क्या था, 1330 रुपये, वो मैं बताता हूँ भी कैसे आया, ठीक है। ये देखना, एक मिनट, ये देखो टोटल मेरा सरप्लस कितना अमाउंट बना था, 1350 रुपये, ठीक है, जो अमाउंट मेरी रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स हुई थी। तो बैलेंस चूंकि पॉजिटिव था, तो ये देखो 1350 में से क्लोजिंग बैलेंस मैंने माइनस कर दिया, तो बैलेंस ये पॉजिटिव रह गया। अच्छा, अब ये देखो वो जो एंड पे टेबल बनवाया हुआ था, जो टेबल मैंने कहा था बना के दिखाता हूँ, बैलेंस बीडी सबसे पहले आ गया 845, ये थोड़ा सा लिखने में इधर उधर हो गया, ठीक है, लेकिन ये 845 इस साइड पे आ गया, ये यहाँ आ जाना था, ठीक है। और कंपटीशन प्राइसेस, ये कंपटीशन की प्राइस आ गई मेरी, इसने यहाँ आ जाना था, ठीक है। 390 रुपये यहाँ पे आ गए, 845 रुपये यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन फीस आ गई, कंपटीशन फीस आ गई, और ये मेरे बाकी पेमेंट्स मेरी चली गई, ठीक है। चलो, तो ये मेरी बाकी पेमेंट चली गई। तो ये देखो कैरी डाउन बैलेंस, जो मैंने आपसे कहा था, जब मैं ये वाला और दूसरे माइनस कर दूंगा, यहाँ से इन सबको मैंने सम किया, सम करने के बाद एक अमाउंट बनी जो कि इसमें से माइनस होगी, इसमें से जब माइनस हुई तो बाकी अमाउंट आ गई
505, तो वो 505 कैरी डाउन यहाँ पे आने के बाद ये अमाउंट बाकी बच गई। कुछ समझ आया? अब आप मुझे पेपर पे करके दिखाओगे। हाँ, यही अब आप मुझे इसी तरह क्वेश्चन जो है इसको आप मुझे एज इट इज़ मतलब समझ के साथ पेपर पे करके दिखाओगे ताकि मैं आगे सर चला लेजर की तरह ही है। हाँ जी बिल्कुल, बस आपने क्वेश्चन आराम से समझना है कि ये कॉन्सेप्ट मैंने सारे आपको बताए, इसी तरह मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा, आप इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आ गया, पेमेंट रिसिप्ट करना आ गया, आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन समझ आ गया। अब बैंक रिकॉन्सिलेशन देख लें साथ, याद आ गया मुझे, पहले ये देख लें। बैंक रिकॉन्सिलेशन कहता है कि बैंक स्टेटमेंट पहले कितनी थी, इतनी थी, ठीक है, कंपटीशन रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो इसका मतलब ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जो ये चेक है वो 2 दफ़ा ऐड हो गया था तो इसका मतलब 2 दफ़ा कट गए थे पैसे मेरे, तो 1 दफ़ा वापस देने पड़ेंगे, ठीक है। और जो फिटिंग है वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं थी तो इसका मतलब वो काट लो तुमने, क्योंकि वो भूल गए थे मेरे पैसे काटना, ठीक है, तो वो उसके अंदर से डिडक्ट कर लो। अब बैंक रिकॉन्सिलेशन किस तरह से होएगी, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। ये देखो इस तरह से लिखते हैं इसको, ये देखो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट दिस वन। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इतना था, ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड का साइन लगाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। ऐड चेक चार्ज ट्वाइसली, भाई जो आपने 2 दफ़ा काट लिया था मुझे 1 दफ़ा वापस कर दो, और लेस कर दो, पेमेंट जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की थी वो पेमेंट से इसके अंदर से क्या कर दो, लेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये टोटल बैलेंस यानी ये वो बैलेंस है जो मेरी कैश बुक पे आ रहा था लेकिन बैंक में प्रॉब्लम आ रहा था, तो फिर मैंने बैंक रिकॉन्सिलेशन में दोनों को कर दिया बराबर, ठीक है, सही है। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग मुझे पेपर पे करके दो ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं।